गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? होप सो आप अपना ध्यान दे रहे होंगे और साथ ही साथ इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि क्लासेस ना चलने से आपका वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लॉस जा रहा है। तो आप कम से कम जो आपको वीडियोस भेजी जा रही हैं उनके ज़रिए अपने कोर्स को कंप्लीट करिए। जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो भी ना समझ में आए उसे आप पूछते रहिए, और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे आप पढ़ते जाइए, और जो चीज़ें बोली जा रही हैं फेयर पे करने के लिए उन्हें आप करते जाइए। होप सो आप उसे कॉपी पे लिखते भी जा रहे होंगे, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद जब भी क्लास शुरू होगी, वीडियोस जहाँ तक आपकी बनाई गई है उसके बाद से ही क्लास शुरू हो जाएगी। तो आपका लॉस ना हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके प्रीवियस क्लासेस में वीडियो के थ्रू जो भी पढ़ाया गया है आप उन्हें पढ़ते जाइए। तो काव्य खंड में हमारे तीन कवि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? कबीरदास जी, ललित कवित्री और रसखान जी। कबीरदास की हमने साखियाँ और शबद पढ़ी थी। ललित कवित्री की हम लोगों ने वाक रचना पढ़ी थी, और रसखान जी का हम लोगों ने सवैये पढ़ा था। तो इन तीन रचनाकारों के हम लोगों ने रचना को पढ़ा है। आगे हमारे कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी। तो माखन लाल चतुर्वेदी के विषय में पढ़ेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था, वो उनका जीवन कैसा रहा है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उनका देहांत कब हुआ, उनके साहित्य की क्या विशेषताएं हैं, उन्होंने साहित्य किस स्थिति में लिखी है। तो मैं प्रायः ये बताई हूँ कि कवि के बारे में पढ़ना इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि वो जो भी अपनी रचना में लिखा होता है वह अपने जीवन से संबंधित चीज़ों को लिखा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो अपने सम्मुख जिन चीज़ों को देखा रहता है, जिन चीज़ों को ग्रहण किया रहता है, जिन्हें समझा रहता है, उन्हीं चीज़ों का वह विवरण अपनी काव्य रचनाओं में देता है। तो यदि हमें उसकी भाषा को, उसकी शैली को अगर समझना है, उनकी जो उनसे संबंधित जो कविताएं होती हैं उनकी यदि भाषा शैली को हमें समझना है, तो उसके लिए हमें उनके जीवन से संबंधित सभी बातों का पूर्ण होता है ना कि पूर्ण संज्ञान होना आवश्यक है। यदि हमें उनके बारे में चीज़ें नहीं पता है तो उनकी रचनाएं तो हम पढ़ेंगे, जैसे कि आधुनिक में आपके 4 जो हैं स्तंभ, जैसे कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, और एक है आपके सुमित्रा नंदन पंत। तो ये आपके आधुनिक काल के कुल 4 स्तंभ माने जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि हिंदी के कुल 4 काल होते हैं। कौन कौन से? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के जो 4 स्तंभ है वो कौन है? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो जो उसमें से प्रसाद जी हैं वो दर्शन के कवि माने जाते हैं। पंत मतलब सुमित्रा पंत जी जो थे वो क्या माने जाते थे? वो प्रकृति प्रेमी। तो उनके काव्य रचनाएं जो थी वो प्रकृति संबंधित थी। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की, क्योंकि उनका जीवन उसी हिमालय की पहाड़ियों में ही बीता था। वो उनका जन्म उसी क्षेत्र में हुआ था। तो व्यक्ति के जीवन पे उसके क्षेत्र का जो प्रभाव पड़ता है उसकी रचनाओं में हमें वही दिखाई देता है। तो ऐसा ही कुछ हम माखन लाल चतुर्वेदी के विषय में पढ़ेंगे कि उनका जो जीवन है वह किस प्रकार से व्यतीत हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 मतलब 1989 में हुआ था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के
होशंगाबाद जिले में हुआ था। गांव का नाम क्या था उनके? बाबई। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1989 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था। ये बहुत कम उम्र में ही शिक्षक बन गए थे। इनकी ये 16 वर्ष की आयु में ही थे तभी यह शिक्षक की पात्रता को प्राप्त कर लिए थे। शायद इनकी स्थिति सही न रही हो, इस वजह से ये इस कार्य को चुने, क्योंकि 16 वर्ष की आयु में कोई सामान्य व्यक्ति जो होगा, आप ही लोग होंगे तो आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ना कि जाके कहीं पढ़ा रहे होंगे। तो जो जरूरी नहीं कि जो कवि रचनाएं करते हैं उनका जीवन बहुत ही आनंदमय होता है। अक्सर आप देखेंगे कि जितने भी आपके कवि होते हैं उनका जीवन सामान्यतः कष्ट से भरा हुआ होता है। तो इनके संबंध में भी कुछ यही बातें हैं कि यह उसके बाद क्या था कि इन्होंने यह कार्य छोड़ दिया और प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। पत्रिका मैं आपको इसमें बता दे रही हूँ कि हिंदी की सबसे पहली पत्रिका कौन सी है? उतंड मारतंड। यह हिंदी की सबसे पहली पत्रिका है। तो इन्होंने भी पत्रिकाओं का उल्लेख किया था। वो कब किया था ये तो नहीं पता इनका, लेकिन इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया था। ये एक बहुत बड़े देशभक्त भी माने जाते थे। इन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया था। मतलब कर्मवीर और प्रताप आपकी हिंदी की पत्रिका है, उन्होंने इसका भी संपादन किया था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो, गुंजे धरा, ये सब इनकी क्या है? इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी से भी पुरस्कृत किया गया है। मतलब इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। इनका ये जो थे, एक तरह से आप मान सकते हैं कि इनके हृदय में देश के प्रति अनन्य प्रेम भाव था। शायद इस तरीके से इनकी रचनाओं में भी यह हमें देखने को मिला कि इन्होंने किस तरीके से जो हमारे संघर्ष कर रहे थे आपके देश के वीर, उनके विषय में इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। जैसा कि एक आपके सामने ही है जो हम आज का आपका पढ़ने जाएंगे, और कर्मवीर नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे वीरों के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया है। तो इन सब सारी चीज़ों से पता चलता है कि ये वाकई देशभक्त रहे होंगे। आपकी बुक में भी लिखा है कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। कहने का मीन्स ये है कि उनके हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम है, जो कि उनके रचनाओं में भी दिखता है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी है। कहने का मीन्स ये है कि बहुत लोग ये तो चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हो जाएं, लेकिन जब भी बलिदान की बात आती है वह पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे वो स्वतंत्रता तो चाहते ही थे, साथ ही साथ वो देश के लिए त्याग और बलिदान जैसी भावनाएं भी रखते थे। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। अगर कभी भी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया गया कि भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, भारतीय आत्मा की उपाधि से कौन नवाजा गया, तो आप सीधे से बोल दीजिएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनकी इन सारी चीज़ों को देख के इन्हें क्या एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी जब उन्हें यह उपाधि दी गई। जैसे कि बहुत से आपके ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें कि अलग अलग नामों से उनके नाम तो है, लेकिन उन्हें एक उपाधि भी दी गई है। जैसे कि आपके हैं आधुनिक युग के प्रगतिवादी कवि हैं
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो जो वो अज्ञेय है, वो अज्ञेय उन्हें उपाधि दी गई है, ना कि उनका नाम है। उनका नाम सिर्फ इतना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये उनका नाम है। लेकिन अज्ञेय जो है उन्हें वह एक उपाधि दी गई है। जैसे कि तुलसीदास को कवि शिरोमणि की उपाधि दी गई है, वैसे ही इन्हें किसकी उपाधि दी गई है? एक भारतीय आत्मा। इन्होंने अपने इस उपनाम पर एक कविता भी लिखी है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता से उन्होंने वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए थे। मतलब कि यह उस समय के कवि थे जब क्या था कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। इनके जन्म से पता चल रहा है 1898 जो कि इनका जन्म समय है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका देश कब आज़ाद हुआ था और इनका जन्म कब हुआ था। तो वह समय जो था, वह उस समय आपके बहुत से स्वतंत्रता सेनानी जो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, उनमें यह भी एक थे। यह वीर गति को प्राप्त नहीं हुए, लेकिन स्वाधीनता में इन्होंने अपना योगदान दिया था और उस कार्य के दौरान इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। तो जितने भी पहले स्वतंत्रता में रहते थे, उन्हें प्रायः ऐसा होता था कि उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं लिखी हैं। अब आपको यहाँ यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि रचनाओं को पढ़ने से, कवि के जीवन परिचय को पढ़ने से यह पता चलता है कि वाकई में वो क्या लिखना चाहता है, उसकी रचनाएं क्या हैं। तो यहाँ यह स्पष्ट हो जा रहा है कि वो भक्ति, प्रेम और प्रकृति से संबंधित उनकी रचना होती थी। मतलब उनकी रचनाओं में हमें भक्ति भी मिलती है, प्रेम भी मिलता है और प्रकृति का भी वर्णन हमें उनकी रचनाओं में मिलता है। आगे की लाइन है, चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। शिल्प की मतलब कि वो बनावटी चीज़ों को वह महत्व नहीं देते हैं, बल्कि जो हृदय में जो भाव अवतरित होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, वह उन्हीं ही महत्व देते हैं, ना कि बनावटी चीज़ों को। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया। परंपरागत मतलब उस समय छंदों में वाक्य को लिखा जाता था। जो रीतिकाल, ये जो कवि माने जाते हैं, ये रीतिकालीन कवि हैं। ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो आपके 4 काल हैं, उन 4 कालों में से इनका जो समय है वो कौन सा था? रीतिकाल। तो रीतिकाल में छंदबद्ध रचनाएं लिखी जाती थी। मतलब कि जो आपका दोहा, चौपाई, सोरठा है, इस तरह की रचनाएं उस समय लिखी जाती थी। तो जो उस समय की परंपरा थी, उसी के अनुसार इनके भी शब्द होते जा रहे थे। तो ये हुआ आपका माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित इनके जीवन परिचय। अब आते हैं कि इनके जो पाठ जो आप पढ़ेंगे, जो इन्होंने लिखी है कैदी और कोकिला, उसमें क्या बताया गया है वो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात हम काव्य पे आते हैं। चलिए पाठ से संबंधित जो इसमें सार लिखे हुए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। शब्द थोड़े आपके लिए थोड़े लेंदी पड़ेंगे, बता दूँ। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण, ब्रितानी मतलब जो ब्रिटेन शासक हमारे देश को जो कि जकड़ा हुआ था, उसके शोषण मतलब उसके द्वारा किए गए अत्याचार, शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण। शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण मतलब जो कैदी और कोकिला आपकी रचना है, उसमें ब्रिटेन शासक हम पर किस तरह का अत्याचार किया, उसका बारीक मतलब बहुत, एक होता है ना कि
बारीक विश्लेषण। आपके सामने एक गेहूँ दिया जाए और आटा दिया जाए, तो एक गेहूँ और आटे, क्योंकि आप गेहूँ को कच्चा नहीं खा सकते हो, लेकिन आटा उसे आप प्रायः सामान्य रूप से समझ सकते हो। तो जो कैदी और कोकिला पाठ है उसमें उन्होंने बारीक बताया है, मतलब कि आप उसे सहज तरीके से समझ सकते हैं कि उस समय जो उनके जो उस समय का परिवेश था, उस समय जो ब्रिटिश शासक हम पर अत्याचार कर रहे थे उसका उन्होंने बारीक, मतलब कि उसका एक भी पहलू नहीं छोड़ा है, सभी पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की है। बारीक विश्लेषण का मतलब यही हुआ कि हर पहलू पर उन्होंने चर्चा की है। यह कविता जो आपकी कैदी और कोकिला कविता है वो बहुत ही लोकप्रिय है। ये नहीं कि उन्होंने लिख दी तो कोई इसे पढ़ा नहीं, यह लोगों द्वारा बहुत ही इसकी प्रशंसा की गई थी। बहुत ही इसका होता है ना कि रचना करना ही बहुत आम बात नहीं होती है, उस रचना का वृत्तांतन भी होना बहुत बड़ी बात होती है। तो यह रचना जो इनकी कैदी और कोकिला है वह बहुत उपलब्धि भी पाई थी, लोकप्रिय भी थी और लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा भी की। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों जो सैनिक, क्योंकि यदि देश के लिए आप कुछ काम कर रहे हो तो आपको सैनिक ही कहा जाएगा, आम व्यक्ति नहीं किया जाएगा। अब सैनिक की परिभाषा बदल गई है कि परीक्षाएं होती हैं जो इसमें जाता है, लेकिन जब देश हमारा गुलाम था तो उसमें यह परीक्षा तो होती थी, लेकिन जो हमारे वीर पुरुष जो कि अब आप बोल सकते हैं कि शहादत हो गई है उनकी, वे क्या करते थे, वो ये इंतज़ार नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का ही शासक था और जो अंग्रेज़ों की सेना थी वह यह नहीं चाहेगी कि हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद हो। तो उसके लिए अलग से जो प्रयास किए जाते थे उन्हें भी हम सैनिक शब्द से ही पुकारते हैं। तो उस समय के जो भारतीय स्वाधीनता को चाहते थे, मतलब चाहते थे कि हमारा भारत अपने अधीन हो। स्वाधीन मतलब स्वयं के अधीन हो और पराधीन मतलब दूसरों के अधीन। तो पराधीन का यहाँ मीन्स दूसरों के अधीन है। उस समय हम अंग्रेज़ों के अधीन थे तो हम पर क्या लागू हुआ था, पराधीनता। लेकिन जो हमारे सैनिक थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो स्वाधीनता चाहते थे। स्वाधीनता मतलब हम स्वयं के अधीन रहे, ना कि दूसरे के अधीन। स्वयं के अधीन रहने का मतलब कि हम भारत के देशवासी कहे जाए, ना कि अंग्रेजी गुलाम कहे जाए। तो उनके साथ जो दुर्व्यवहार और यातनाएं होती उसका मार्मिक साक्ष्य, मतलब जो हृदय को हिला के रख दे, उसका साक्ष्य, उसका सबूत उन्होंने प्रस्तुत किया। अब इसका सबूत वो कैसे प्रस्तुत करते? जाहिर सी बात है कि वह भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और वो भी कई बार जेल में जा चुके थे, तो उन्हें यह पता था कि जेल में किस तरह का व्यवहार किया जाता है। वही बात, इसीलिए पाठ को पढ़ना, कवि से संबंधित रचनाओं को पढ़ना आवश्यक इसीलिए होता है। क्यों? क्योंकि हम जान पाते हैं कि इसमें वो क्या कहना चाह रहा है। तो उनसे संबंधित, क्योंकि वो जेल गए हुए थे तो वो समझ सकते थे कि वहाँ पे रह रहे कैदियों के साथ कैसा व्यवहार होता है और उन पर कैसे कैसे यातनाएं, मतलब किस तरह के जुल्म उन पर किए जाते हैं। तो इसका मार्मिक साक्ष्य, मतलब जो हृदय को आपके होता है ना कि हिला के रख दे, इस तरह का उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया, इस तरह के सबूत उन्होंने प्रस्तुत किए। सबूत किस तौर पर प्रस्तुत किए? अपनी रचनाओं के माध्यम से उसका सबूत उन्होंने दिया है। कवि जेल में एकांकी और उदास हैं। कवि जब जेल में बंद थे, अब जाहिर सी बात है यदि कोई जेल में है तो वहाँ आपको मनोरंजन के साधन तो दिए नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ एक अपराधी के तौर पर रखा जाता है और अपराधी के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, यह ऐसा चलता ही आया है। तो वो वहाँ एकांकी मतलब बहुत अकेले और उदास हैं। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासक के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि जब यहाँ पे आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी जब जेल में थे तो वो वहाँ पे एक कोयल बैठी हुई थी। जहाँ वो जेल में थे उसकी खिड़की के ऊपर एक पेड़ के बगल में पेड़ था, उस पेड़ पे एक कोयल बैठी हुई थी। तो कोयल की जब वो आवाज़ सुनते हैं
तो वे क्या कहते हैं और वो कोयल के शब्दों को क्या बताते हैं, ये आपको आगे की रचनाओं में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो कोयल से अपने मन का दुख और असंतोष क्यों थे। संतोष व्यक्ति तभी होता है जब उसके मन मुताबिक कार्य होता है या फिर वो जो करना चाहता है वो कर पाता है। लेकिन असंतोष की भावना व्यक्ति के मन में तभी आती है जब वो उसकी कोई भी चाह पूरी नहीं हो पाती। तो असंतोष और ब्रितानी शासक के प्रति आक्रोश, मतलब ब्रिटेन शासक के प्रति उनको क्या गुस्सा था, उन सारी बातों को वो किससे कह रहे थे, कोयल से कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे, अब हम आगे पढ़ते हैं। यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि, उस समय कोयल, जाहिर सी बात है, माना जाता है कि कोयल से मीठी आवाज़ किसी की होती नहीं है, तो कवि उससे कहता है कि इस समय मधुर गीत गाने की नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। मतलब जब वह देश गुलाम, वो स्वयं को मुक्त होने की बात नहीं कर रहे होते यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा दिमाग है, ये सोच लेता है कि हम कैद हैं, तो हम, क्योंकि हमारे अंदर क्या है कि हम स्व की भावना लेके चलते हैं कि अपना भला हो तो हो, दूसरे का बुरा हो जाए तो हो जाए। लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो स्वाधीनता, मतलब कि उनकी जो स्वाधीनता थी वो वह बस स्वयं के लिए नहीं थी, वह पूरे देश के लिए थी। तो यहाँ पे वो कोयल से यही कहते हैं कि तुम मधुर गीत मत गाओ बल्कि मुक्ति के गीत गाओ, अर्थात आज़ादी के गीत को गाओ। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो माना जाता है कि कल्पना के बिना व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। यदि आप कल्पना नहीं, ये गुण होता है व्यक्ति के अंदर, यदि व्यक्ति कल्पनाशील नहीं है तो यह माना जाता है कि वह कभी भी कोई सृजन नहीं कर सकता। इसीलिए व्यक्ति को सदैव काल्पनिक होना चाहिए। अब ये नहीं कि कल्पना में ही डूबे रहो और कुछ करो ही नहीं, जो आप कल्पनाएं करिए उसको फिर आप अपने, होता है ना कि उसका साक्षात्कार भी करते जाइए, उसका प्रत्यक्षीकरण भी करते जाइए। तो कल्पना करना और कल्पना को फिर वास्तविक रूप में करना भी सीखो। तो जो कवि कल्पना करता है, हर कवि की अपनी एक कल्पनाएं भी होती हैं, क्योंकि बिना कल्पना के वो शायद ही अपनी रचनाओं को नहीं लिख सकता। जैसे माना जाता है कि कविता यथार्थवादी है या आदर्शवादी। तो जो आदर्शवादी कविताएं होती हैं वो पूर्ण रूपेण थोड़ी बनावटी होती हैं, लेकिन जो यथार्थ पे होती है उसमें जो वास्तविकता होती है उन्हीं का समावेश होता है। लेकिन उसमें भी कल्पना को रखा जाता है। कल्पना को रखने का मतलब यहाँ ये है कि यदि हम कल्पना का समावेश नहीं करते हैं तो, क्योंकि हम अपनी बातों को पहुँचाने के लिए किसी को माध्यम बनाते हैं, तो यहाँ जो कवि है अपनी बातों को कहने के लिए वो किसे माध्यम बनाया है, वो कोयल को माध्यम बनाया है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि मेरे भांति कोयल भी क्या क्या करना चाह रही है, स्वतंत्रता के लिए सबको चीख चीख के एक साथ बुला रही है। तो चलिए हम आगे के पद पे आते हैं। यहाँ ये आपके पाठ का परिचय तथा आपके कवि का परिचय खत्म होता है। आगे हम आते हैं अपने पाठ पे। हमारे पाठ का नाम क्या है, कैदी और कोकिला, जो कि किसके द्वारा रचित है, माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। यह किस पे लिखी गई है, ब्रिटेन शासक द्वारा किए गए अत्याचारों के ऊपर लिखी गई है। किसके माध्यम से कवि यहाँ बात कह रहा है, अपनी कोयल के माध्यम से अपनी बातों को वो कह रहा है तथा कोयल क्या बोल रहा है उसे कवि बता रहा है। तो चलिए हम आगे आते हैं अपने पाठ पे। ये आपके यहाँ पे पंक्ति लिखी है, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। यहाँ पे जो कवि है आप देख रहे हैं कि कोयल से प्रश्न कर रहा है, क्योंकि सारे वाक्य के अंत में आप देखोगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह ही दिए हुए हैं। क्या गाती हो
क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो यहाँ हम देखेंगे कि कोयल प्रश्न कर रहा है, कवि प्रश्न कर रहा है किससे, कोयल से, कि तुम क्या गा रही हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसकी, सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। फिर से कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। आपको इसमें मैं ये बता दे रही हूँ, थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि माखन लाल चतुर्वेदी जी जो हैं वो रीतिकालीन कवि नहीं बल्कि आधुनिक कालीन कवि हैं। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है, तो वो रीतिकालीन कवि नहीं बल्कि क्या हैं, आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। वो मतलब आधुनिक काल के कवि हैं, क्योंकि रीतिकाल आपका थोड़ा पीछे है, सन मैं देखी नहीं हूँ। तो रीतिकाल ये जो कवि हैं आपके क्या माने जाते हैं, ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। तो यहाँ आपका संदर्भ हो गया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। इसके पश्चात हम क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग क्या है, कवि जेल में बंद है और वह पेड़ पर बैठी कोकिला को देखकर उसके माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहता है कि, फिर से कि उपर्युक्त पंक्तियों में कवि जेल में बंद है और वह पेड़ पर बैठी कोकिला को देखकर उससे प्रश्न पूछता है तथा उसके माध्यम से अपने भावों को व्यक्त कर रहा है। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्रसंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेंगे, क्योंकि सामान्यतः अर्थ में क्या ये बोल रहा है, क्या गाती हो, क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, फिर क्यों रुक जा रही हो, कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम कुछ तो बोलो, क्या लाती हो, तुम क्या लेके आई हो, संदेश किसका है, अर्थात यह संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो, कोयल तुम बोलो तो। यहाँ सामान्य अर्थ में आपको नहीं समझ में आएगा कि यह क्या बोलना चाह रहा है, हमेशा इसीलिए हिंदी में व्याख्या की जाती है। तो व्याख्या में लिखेंगे कि कोयल को क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। यहाँ पे कवि कोयल से प्रश्न कर रहा है कि हे कोयल तुम क्या गाना गा रही हो, अर्थात ये जो तुम्हारे मुख से स्वर निकल रहे हैं, यह जो मधुर स्वर निकल रहे हैं, आखिर वो क्या है, वो किसके गीत हैं, क्या ये शोक के गीत हैं, तुम यह गाना क्यों गा रही हो, या फिर इस गाने को क्यों रह जाती हो, अर्थात इस गाने को क्यों तुम गाते गाते चुप हो जा रही हो। पहले तो मुझे यह समझ में नहीं आया कि क्या गाती हो, तुम क्या गा रही हो, तुम्हें क्या अपने प्राणों का भय है, या तुम गुलाम हो, या फिर तुम शोक के गीत गा रही हो, अर्थात कि यह जो तुम गाना गा रही हो वो क्या है, शोक के गीत हैं, या तुम्हें अपने प्राणों का भय है, या तुम अपनी जीवन शक्ति से निराश हो चुकी हो, तुम किस से संबंधित इस गाने को गा रही हो, क्यों रह जाती हो, उसके बाद तुम गाते गाते क्यों चुप हो जा रही हो। कोयल तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हें किसी प्रकार का भय है जो तुम इस गाने को गाते गाते चुप हो जा रही हो, कोयल बोलो तो, हे कोयल तुम मुझसे अपनी बातों को बताओ कि तुम क्यों चुप हो जा रही
हो। फिर से इसका आप देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। जो कवि है वो कहाँ है? वो जेल में बंद है। तो जो जेल में बंद होता है व्यक्ति, जो स्वतंत्रता सेनानी होता है, ये नहीं कि कोई भी चोर बंद हो गया तो उसकी मनोदशा नहीं, जो अपनी स्वाधीनता के लिए जो बंद होता है उसकी क्या मनोदशा होती है यहाँ पे ये बताया गया है। तो उपर्युक्त पंक्तियों में इसको प्रसंग भी लिख सकते हैं कि उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा का वर्णन किया है या मनोदशा को दर्शाया है। रात, ये जो आपका वो रात में जो कोयल थी वह रात में ये गा रही थी अपने गीत। तो रात के घोर अंधकार में कारागार में या जहाँ वो जेल में बंद थे, जेल के ऊपर एक कोयल को गाना गाते हुए वे सुनता है। तो उसके मन में कई तरह के भाव और प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कवि उदास और अकेला है। जब भी व्यक्ति अकेला होता है तो वह जिस चीज़ से पीड़ित होता है उसके भाव, उसके शब्द उसी से संबंधित हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप पाठ में पढ़े थे कि कवि क्या था? एकाकी और उदास था। तो उस एकाकी और उदासपन का जो कारण था वो कारण क्या था? वो स्वाधीनता कारण था कि आखिर वह कैसे इस चीज़ से बाहर निकलेगा। तो वही स्वाधीनता, उस चीज़ को वो सोच रहा था, उस पर मनन कर रहा था, उस पर चिंतन कर रहा था। वो अपनी स्वाधीनता को लेके बहुत दुखी भी था। तभी क्या होता है कि उसके कानों में एक कोयल की आवाज़ जाती है। तो उसे ऐसा लगता है उस समय जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेश लेके आई है, उससे कुछ कहना चाहती है। वह कोयल की जो बात थी उससे वो क्या होता है? बहुत ही अभिप्रेरित होता है, बहुत खुश होता है। तो आगे की लाइनों में हम पढ़ते हैं कि उसके मन में जो कई तरह के प्रश्न थे वह इन प्रश्नों से होता है ना कि आपके मन में जब कभी आप पढ़ते रहते हो और किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हो तो आपको ये होता है जल्दी सुबह हो, जल्दी स्कूल जाएं और हम पूछें टीचर से कि इसका क्या आंसर होगा। तो उस समय उसके मन में, कवि के मन में भी इस तरह के कई प्रश्न चल रहे थे। और जैसे ही कोयल की आवाज़ उसके कानों में जाती है उसे ऐसा लगता है कि मानो कोयल कोई संदेश लेके आई है, स्वतंत्रता सेनानियों का कोई संदेश हमारे तक लेके आई है। इसीलिए वह उस चीज़ से क्या होता है कि बहुत प्रसन्न हो जाता है और उससे रहा नहीं जाता और वह एक एक करके वो कोयल से प्रश्नों को पूछना शुरू कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे के सारे यहाँ पे प्रश्न से संबंधित प्रश्नवाचक चिन्ह ही दिए हुए हैं। तो वो इससे समझ में आ सकता है कि कवि का उस समय मन कितना ज़्यादा व्याकुल था, वो कितने प्रश्नों से घिरा हुआ था। और जैसे ही कोयल की आवाज़ उसके कानों में जाती है वह स्वयं को रोक नहीं पाता और उससे प्रश्न कर बैठता है कि वह सर्वप्रथम कोयल से क्या पूछता है कि क्या गाती हो? हे कोयल, तुम क्या गा रही हो? वो कोयल से प्रश्न करता है कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो? क्यों रह रह जाती हो? अर्थात कि तुम गाते गाते बीच में चुप क्यों हो जाती हो? मतलब कोयल का तो स्वभाव है कि वो एक बार बोलती है, चुप होती है, फिर बोलती है। तो कोयल तो अपनी क्रियाएं ही कर रही थी, वो गा रही थी, चुप हो रही थी, गा रही, चुप हो रही थी, वो इस तरह के कार्य कर रही थी। लेकिन कवि का मन इतना व्याकुल था कि वो कोयल के कोयल के मधुर स्वर को वो मधुर स्वर नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लाए गए किसी संदेश के रूप में देख रही थी। तो वो कहती है कि क्या गाती हो? हे कोयल, तुम क्या गा रही हो? क्यों रह रह जाती हो? जब तुम गा ही रही हो तो तुम गाने के दौरान बीच में चुप क्यों हो जा रही हो? अर्थात कि तुम गाते गाते अपने स्वर को क्यों बंद कर देती हो? कोकिल बोलो तो वो कहती है, मतलब कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम बताओ आखिर
तुम क्यों चुप हो जा रही हो? तुम गाते गाते क्यों शांत हो जा रही हो? फिर आगे की पंक्तियों में है, क्या लाती हो? संदेशा किसका है? वो वहाँ पे कोयल से कहता है, हे कोयल, तुम जरा ये तो बताओ कि तुम मेरे लिए कोई संदेशा लेकर आई हो। यहाँ पे वो प्रश्न करता है, क्या लाती हो? संदेशा किसका? तुम क्या लेके आई हो और क्या तुम मेरे लिए किसी का संदेशा लेके आई हो? अगर कोई संदेशा लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो? मतलब कि यहाँ जो कोयल गान कर रही है, कोयल जो अपने मधुर कूक निकाल रही है, वो उसको उसके मधुर स्वर नहीं बल्कि वो क्या समझ रहा है कि यहाँ पे मेरे साथियों ने मेरे लिए कोई संदेश लाया है। ये कोयल इस संदेश को कहते कहते आखिर क्यों चुप हो जा रही है, ये पूरे वाक्य को पूरा क्यों नहीं कह रही है। तो यहाँ जो कवि है यही कहना चाह रहा है, यदि तुम मेरे लिए कोई संदेशा लेके आई हो तो वो तुम मुझसे कहो, उसे तुम कहते कहते बीच में क्यों चुप हो जा रही हो? और यह संदेशा तुम्हें कहाँ से मिला? मतलब क्या क्या लाती हो? ये जो तुम लाई हो संदेशा, वो तुम्हें कहाँ से मिला, किसके द्वारा मिला? कोकिल बोलो तो, हे कोयल, जरा तुम मुझे इसे बताओ कि आखिर यह संदेश तुम्हें कहाँ से मिला, किसने दिया, किसके माध्यम से तुम आए हो? तुम मुझे यह सारी बातें बताओ। और जब तुम बताना मुझे शुरू ही किए हो तो आखिर तुम अपनी बातों को कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो? अर्थात कि तुम निडर भाव से मुझसे अपनी सारी बातों को कहो। तो यहाँ पे इसका ये आपका अर्थ कंप्लीट होता है। एक छोटे में हम बता दे रहे हैं कि इस कविता में जेल में बंद स्वाधीनता सेनानी की व्यथा को दर्शाया गया है। आप साहित्यिक सौंदर्य में आपको पहले करवा दे रही हूँ कि साहित्यिक सौंदर्य में आप क्या लिखिएगा। तो आपका संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया और व्याख्या हो गई। उसके बाद आता है आपका साहित्यिक सौंदर्य। साहित्यिक सौंदर्य आप हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा कि पहले दो पक्ष आते हैं, एक भाव पक्ष होता है और एक कला पक्ष होता है। तो भाव पक्ष में लिखिए, भाव पक्ष में लिखिएगा जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप संदर्भ डालेंगे, संदर्भ में जो बताया गया है वो लिखेंगे। उसके बाद आप प्रसंग डालेंगे, प्रसंग में जो बताया गया उसे करिएगा। उसके पश्चात व्याख्या हो गई आपकी। अब हम आते हैं साहित्यिक सौंदर्य। साहित्यिक सौंदर्य के दो पार्ट होते हैं, एक भाव पक्ष, दूसरा कला पक्ष। तो भाव पक्ष में जो मैं लाइनें बोल रही हूँ आप उसे लिखिए। भाव पक्ष में आप लिखिएगा, इस कविता में जेल में बंद स्वाधीनता सेनानी की व्यथा को दर्शाया गया है। कैदी कोयल से पूछता है कि वह क्या गाती है और बीच में चुप क्यों हो जाती है। कैदी यह जानना चाहता है कि कोयल किसका संदेश लेकर आई है। ये आपका भाव पक्ष में हो जाएगा। अब कला पक्ष में मैं बोल रही हूँ, आप उसे लिख लीजिएगा। कला पक्ष में आप लिखेंगे पॉइंट डाल के, पहला पॉइंट, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरा पॉइंट, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूसरा पॉइंट, रह रह, यहाँ आपका दिया हुआ है ना रह रह, तो आप रह रह को सिंगल इन्वर्टेड में करिएगा, लिखिएगा रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट लिखिएगा, संबोधन शैली का प्रयोग, संबोधन तथा प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है।
भाषा में, पांचवा पॉइंट, भाषा में प्रवाहमयता, लयात्मकता व चित्रात्मकता का प्रयोग किया गया है। यह चित्रात्मकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। ये आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब आगे नेक्स्ट क्लास में।